नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग रैखिकता स्वतंत्र और रैखिकता परतंत्र, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट, इसके बारे में देखेंगे। आज तो हम इसका कंसेप्ट और थ्योरम बताएंगे प्यारे बच्चों, और दूसरे क्लास में आपको हम इसका क्वेश्चन बताएंगे। यह भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यह सदिश समष्टि के अंतर्गत है, यूनिट 3 के अंतर्गत है प्यारे बच्चों। इसको भी अच्छे से कीजिएगा, इजी है, सरल है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए, आपने हमारा पहले का वीडियो लेक्चर तो जरूर देखा होगा। यदि आपने पहले का वीडियो लेक्चर देखा है तभी आगे कंटिन्यूसली आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों। यदि नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर उसको देखिएगा। तो चलिए, जल्दी से कापी और कलम निकाल लीजिएगा, है ना। बिना देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज की क्लास में आपको क्या मिलता है। तो बच्चों देखिएगा, रैखिकता स्वतंत्र सदिश, पहले तो हम डेफिनेशन की बात करेंगे, है ना। डेफिनेशन समझ लीजिए, इसी के बेस पर पूरा क्वेश्चन बनना है। देखिए, रैखिकता स्वतंत्र सदिश, है ना। मान लेते हैं वीएफ एक सदिश समष्टि है। वीएफ क्या है? एक सदिश समष्टि है, ठीक है। और वी के एक परिमित समुच्चय, वी के सदिशों का एक परिमित समुच्चय अल्फा 1 अल्फा 2 डेजिसेंट्स 1 अल्फा n, यह परिमित समुच्चय रैखिकता स्वतंत्र कहलाएगा। कब कहलाएगा? यदि इनके अदिश, मतलब हमने अदिश माना a1 a2 a3 डेजिसेंट्स 1 an, यह सबके सब जीरो हो, कोई भी नॉट इक्वल जीरो ना हो प्यारे बच्चों। पूरे के पूरे अदिश क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अर्थात इसके एकमात्र हल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। देखिए क्या लिया गया, a1 a2 an डेजिसेंट्स 1 an बिलोंग्स टू f का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि a1 अल्फा 1, देखो स्वतंत्र हो चाहे परतंत्र हो, दोनों ही परिस्थितियों में हम लेकर चलेंगे a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डेजिसेंट्स 1 n अल्फा n इज इक्वल 0, और हम प्राप्त करेंगे यदि a1 इक्वल 0 a2 इक्वल 0 डेजिसेंट्स 1 n इक्वल 0, यानी सबके सब अदिश जीरो है, तो वह रैखिकता स्वतंत्र कहलाएगा, एक घातः स्वतंत्र कहलाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक। तो क्या माना गया? मान लो VF एक सदिश समष्टि है तथा V के सदिशों का एक परिमित समुच्चय S, आपने सपोज किया अल्फा 1 अल्फा 2 डेजिसेंट्स 1 अल्फा n, एक घातः या रैखिकता स्वतंत्र कहलाता है यदि a1 a2 डेजिसेंट्स 1 n बिलोंग्स टू f, है ना। इंप्लाई माने का अस्तित्व इस प्रकार होना चाहिए कि a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डेजिसेंट्स 1 n अल्फा n इज इक्वल 0, और a1 इक्वल 0 a2 इक्वल 0 a3 इक्वल 0 डेजिसेंट्स 1 n इक्वल 0 आपने प्राप्त किया, तो कहेंगे कि यह एक घातः स्वतंत्र है। हमेशा याद रखिएगा, पूरे के पूरे अदिश यदि जीरो है तो वह एक घातः स्वतंत्र होगा, रैखिकता स्वतंत्र होगा। और यदि एक भी नॉट इक्वल 0 हो गया, एक भी अदिश नॉट इक्वल 0 हो गया, तो हम कहेंगे कि यह रैखिकता परतंत्र है, लीनियरली डिपेंडेंट है प्यारे बच्चों, एक घातः परतंत्र है। तो आइए आगे हम बढ़े, देखें। देखो, ये रैखिकता है, एक घातः रैखिकता है, एक घातः परतंत्र सदिश, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। मान लो VF एक सदिश समष्टि है तथा V के सदिशों का एक परिमित समुच्चय S अल्फा 1 अल्फा 2 डेजिसेंट्स 1 अल्फा n रैखिकता परतंत्र एक घातः परतंत्र कहलाता है यदि अदिशों a1 a2 डेजिसेंट्स 1 an बिलोंग्स टू f का अस्तित्व। अब देखो, इनमें से कुछ शून्य हो सकते हैं, है ना, इनमें से कुछ शून्य हो सकते हैं, जिनमें सभी का सभी शून्य नहीं है, इनमें से कुछ शून्य हो सकते हैं। का अस्तित्व इस प्रकार होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है? देखिएगा, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डेजिसेंट्स 1 n अल्फा n इज इक्वल 0। ये देखिए, a1 नॉट इक्वल 0, a2 नॉट इक्वल 0, am नॉट इक्वल 0, am प्लस 1 इज इक्वल 0 और n इज इक्वल 0, यानी इनमें से कुछ जीरो हो सकते हैं कि सभी के सभी नॉट इक्वल 0 हो सकते हैं, कुछ जीरो हो, बाकी कुछ नॉट इक्वल 0 हो। यानी एक भी अदिश यदि नॉट इक्वल 0 है, एक भी अदिश, एटलीस्ट वन वेक्टर, हम की माने वेक्टर की बात कर रहे हैं, यदि यह नॉट इक्वल 0 हो तो हम इसको क्या कहेंगे? लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे, एक घातः रैखिकता परतंत्र कहेंगे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक। तो चलिए इसका थ्योरम देख लेते हैं, क्या दिया है। देखो, यदि दो सदिश, ध्यान दीजिएगा, यदि दो सदिश
रैखिकता परतंत्र है तो उनमें से एक दूसरे का अदिश गुणज होता है, एक दूसरे का अदिश गुणन होता है। हम इस कंसेप्ट को आगे यूनिट 5 में भी यूज करेंगे, याद रखिएगा इसी कंसेप्ट को। तो चलिए देखें, इसके लिए लेकर के चलते हैं दो रैखिकता परतंत्र सदिश। मान लो अल्फा और बीटा दो रैखिकता परतंत्र सदिश है। बच्चों अभी हमने बताया कि रैखिकता स्वतंत्र हो चाहे परतंत्र हो, सबसे जो पहला इक्वेशन है सबके लिए सेम होगा। क्या राइट करना है, a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस d एंड सो ऑन n अल्फा n इज इक्वल 0। इसके बाद प्रूफ करना है यदि a1 a2 0 है, पूरा की पूरे 0 है तो स्वतंत्र होगा, और एक भी नॉट इक्वल 0 हुआ तो परतंत्र होगा। यही काम करते हैं। तब हम यहां पर लेकर चलते हैं AB बिलोंग्स टू F का अस्तित्व कैसा है, इस प्रकार है कि A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल 0 वेक्टर, यहां वेक्टर रहता है, याद रखिएगा। अब ये तो है, तो हम यहां पर क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, एक दूसरे का अदिश गुणन है, यानी अल्फा बीटा का अदिश गुणन है और बीटा अल्फा का अदिश गुणन है, यही तो निकालना है। तो हम यहां पर देखते हैं, सबसे पहला केस फर्स्ट लेते हैं बच्चों, स्थिति पहला लेते हैं। यदि a नॉट इज इक्वल 0 है, जब a नॉट इक्वल 0 है तब A इनवर्स बिलोंग्स टू F का क्या होगा, अस्तित्व होगा। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब A इनवर्स बिलोंग्स टू F का अस्तित्व होगा बोल रहे हैं, तो यहां पर हम क्या करेंगे देखिएगा, चलो जल्दी नोट करो यहां तक इसको। अब देखो इसको लेकर चलते हैं, A अल्फा इज इक्वल माइनस B बीटा। देखिएगा A अल्फा इंप्लाइज क्या लेकर चलेंगे, माइनस B बीटा, ठीक। अब A नॉट इक्वल 0 है तो A इनवर्स का अस्तित्व होगा। इसका मतलब हम दोनों साइड में A इनवर्स A अल्फा A इनवर्स B बीटा लगा सकते हैं। तो यहां पर A इनवर्स A और ये हो गया अल्फा, इसको हम A इनवर्स B और इसको राइट कर सकते हैं बीटा, यानी ये क्या हो गया 1 इंटू अल्फा। इसको और क्या लिख सकते हो, B अपॉन A भी राइट कर सकते हो बीटा, या A इनवर्स B रहने दीजिए, ठीक है। इस पूरे को ठीक है, A इनवर्स B ये हो गया बीटा। तो हमें क्या मिला, अल्फा इज इक्वल बीटा। इस पूरे को कोई अदिश सपोज कर लो, इस पूरे को हम एक न्यू अदिश, या तो आप डायरेक्टली ये देखो माइनस B अपॉन A भी राइट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार यहां पर देखो अल्फा बीटा का क्या आया, अदिश गुणन है, आया कि नहीं आया, बीटा ये अदिश है, पूरे के पूरे अदिश है B अपॉन A, या A इनवर्स B बिलोंग्स टू कितना है F है, ये पूरे के पूरे अदिश है, तो हम कहेंगे अल्फा बीटा का अदिश गुणन है। अब हम केस दूसरा लगाते हैं, देखिएगा तो क्या होगा, केस सेकेंड लगाएंगे तो केस सेकेंड स्थिति दूसरा, यदि B नॉट इज इक्वल 0 है, ये देखिएगा यदि B नॉट इक्वल 0 है तब B इनवर्स बिलोंग्स टू F का क्या होगा, अस्तित्व होगा। अब यहां से हम क्या लेकर के चलेंगे, तब A अल्फा प्लस B बीटा इज इक्वल कितना है 0 वेक्टर, तो इंप्लाइज हम लेकर चलेंगे B बीटा इज इक्वल माइनस कितना A अल्फा। अब इनमें हम दोनों साइड में B इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका ध्यान दीजिएगा बच्चों,
बी इनवर्स माइनस ए अल्फा। यहां तक समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, अब इसको हम ऐसे तो हम साहचर्य नियम कहते हैं ब्रैकेट चेंज करना, तो हम इसको राइट कर लेते हैं बी इनवर्स ए और ये हो गया अल्फा। यहाँ से बी इनवर्स बी 1 होता है तो बीटा इज इक्वल डायरेक्टली हम राइट कर सकते हैं, ये हो जाएगा अल्फा। या फिर और क्या राइट कर सकते हो, यह आ जाएगा ए माइनस ए अपॉन बी अल्फा। तो ये समझिए बीटा जो है अल्फा का अदिश गुणज है, गुणज है एक ही है। ठीक है, तो इस ढंग से हम राइट करेंगे। तो आया बच्चों समझ में, ये जो अभी बताया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यदि दो सदिश रैखिकता परतंत्र है तो दोनों एक दूसरे का क्या होता है, अदिश गुणज होता है। यही आपको क्या करना है, सिद्ध करना था। चलिए अब प्रॉपर्टी, कुछ प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं। क्या कहता है प्रॉपर्टी, एकमात्र शून्य सदिश को अंतर्विष्ट करने वाला समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो और वह भी केवल एक अवयव हो और वह भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वह एक घातः परतंत्र होता है। हमेशा याद रखिए, आगे थ्योरम में यूज करोगे। ठीक, तो एकमात्र शून्य सदिश को अंतर्विष्ट करने वाला समुच्चय हमेशा एक घातः परतंत्र होता है। दूसरा है एक एकल सदिश, केवल एक सदिश, एक एकल शून्येतर सदिश को अंतर्विष्ट करने वाला समुच्चय हमेशा एक घातः स्वतंत्र होता है। जैसे कि ये अल्फा है तो यह हमेशा क्या होगा, एक एकल सदिश को अंतर्विष्ट करने वाला समुच्चय हमेशा रैखिकता स्वतंत्र होता है। ठीक, अब देखिए सदिशों का समुच्चय जो कम से कम एक शून्य रखता है, हमेशा एक शून्य रखेगा। सदिशों का समुच्चय जो कम से कम एक शून्य सदिश को अंतर्विष्ट करता है हमेशा क्या होता है, एक घातः परतंत्र होता है। याद रखें, ठीक है, यह क्या होता है, एक घातः परतंत्र होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया, बिल्कुल आया होगा। तो इसको इस कंसेप्ट को नोट कर लीजिएगा जल्दी। तो चलिए बच्चों नोट कर लिए ना, जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, एक थ्योरम है, किसी एक घातः रैखिकता स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय एक घातः रैखिकता स्वतंत्र होता है। चलो इसके लिए लेते हैं, मान लो एस इज इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 डेजिस एंड सो ऑन अल्फा एम स्वतंत्र सदिशों का एक घातः स्वतंत्र सदिशों का क्या है, समुच्चय है। तब A1 A2 डेजिस एंड सो ऑन AM बिलोंग्स टू F का अस्तित्व कैसा है, इस प्रकार है कि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डेजिस एंड सो ऑन AM अल्फा M इज इक्वल 0 वेक्टर। यदि एक घातः स्वतंत्र है तो हमको मिलने वाला है A2 इज इक्वल 0 डेजिस एंड सो ऑन M इक्वल 0। तो नोट कीजिए इसको। अब हम सपोज करते हैं, मान लो S1, ध्यान दीजिएगा, एक उपसमुच्चय की बात करेंगे, इसके अंदर एक उपसमुच्चय सेलेक्ट करेंगे। चलो नोट हो गया, जल्दी करो। मान लो S1 अल्फा 1 अल्फा 2 डेजिस एंड सो ऑन अल्फा के 1 इज लेस देन इक्वल देन k इज लेस देन इक्वल देन m। एस का एक घातः स्वतंत्र उपसमुच्चय है, एस का एक उपसमुच्चय है यदि S1 एक घातः स्वतंत्र है
तब क्या होगा, A1 अल्फा 1, A2 अल्फा 2 डैश एंड सो ऑन AK अल्फा K इज इक्वल 0 वेक्टर होगा। इंप्लाइज यहां से क्या मिलेगा, A1 इक्वल 0, A2 इक्वल 0 डैश एंड सो ऑन AK इज इक्वल 0। अब चूंकि एस इज इक्वल अल्फा 1 अल्फा 2 डैश एंड सो ऑन अल्फा m एक घाततः क्या है, स्वतंत्र है, तो इसके हिसाब से अतः हम क्या राइट कर सकते हैं, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 डैश एंड सो ऑन AK अल्फा के प्लस 0 इंटू अल्फा के प्लस 1 प्लस 0 इंटू अल्फा के प्लस 2 प्लस डैश एंड सो ऑन 0 इंटू अल्फा m इज इक्वल 0। यदि ऐसा है तो इंप्लाइज ये पूरे के पूरे अदिश 0 होंगे फिर से, यानी समझिए A1 इक्वल 0, A2 इक्वल 0 और पूरे के पूरे अदिश क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है, फलतः देखो इसको नोट कर लो जल्दी, फलतः कहेंगे कि है ना, एक उपसमुच्चय स्वतंत्र उपसमुच्चय S1 ये क्या होगा, एक घाततः स्वतंत्र होगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, ये देखो किसी एक घाततः स्वतंत्र समुच्चय का प्रत्येक उपसमुच्चय एक घाततः स्वतंत्र होता है। ठीक है, इस प्रकार S1 एक घाततः स्वतंत्र होगा। S1 कौन है, एक उपसमुच्चय है। ठीक है, तो जल्दी इसको भी नोट कर लो, इसके पहले वाला भी इसको जल्दी नोट कर लो प्यारे बच्चों। हो गया, चलो आगे बढ़ें। ये देखिए, सदिशों के किसी रैखिकता परतंत्र समुच्चय का प्रत्येक अधिसमुच्चय रैखिकता परतंत्र होता है। अब देखो कैसा है भाई, अधिसमुच्चय, ठीक है ना, कैसे होगा देखो, मान लो एस अल्फा 1 अल्फा 2 डैश एंड सो ऑन अल्फा n क्या है, सदिशों के किसी रैखिकता परतंत्र समुच्चय है ना, सदिशों का रैखिकता परतंत्र समुच्चय है। अब परतंत्र है मतलब अर्थात A1 A2 डैश एंड सो ऑन n बिलोंग्स टू F का अस्तित्व इस प्रकार होगा, कैसा होगा भाई, हम इसको राइट करेंगे A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश एंड सो ऑन n अल्फा n इज इक्वल 0 वेक्टर। ये हो गया। अब इनमें परतंत्र है, इसका मतलब ये समझिए A1 नॉट इक्वल 0, कुछ 0 हो सकते हैं, कुछ 0 हो सकते हैं। ठीक है, ये परतंत्र की बात है। अब हम इसके अंदर क्या बोला गया, प्रत्येक अधिसमुच्चय बनाएंगे। तो मान लेते हैं, चलो नोट कर लो पहले, इसके अंदर कोई अवयव है उसको डाल देते हैं। अब कैसा अवयव भाई, देखिएगा क्या होगा, मान लो एस डेस या S1 जो मानना चाहो, अल्फा 1 अल्फा 2 डैश एंड सो ऑन अल्फा m, हमने इसके अंदर बीटा 1 बीटा 2 बीटा ये हो जाएगा k या m जो भी डालना है, क्या है, अधिसमुच्चय है। एस डेस एस का क्या है, अधिसमुच्चय है। तब यहां पर क्या कर सकते हैं, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 AM अल्फा m, अब इधर को मैं 0 बीटा 1 0 बीटा 2 डैश एंड सो ऑन 0 बीटा के इज इक्वल कितना, 0 वेक्टर। अब समझिए, मान लो की बात ये 0 है और ये A1 A2 डैश एंड सो ऑन am
नॉट इक्वल जीरो, यानी आपको पता है ना कोई भी एक नॉट इक्वल जीरो हुआ तब वह क्या होता है, परतंत्र होता है ना। तो इस प्रकार एच डेस, ये कौन है, अधिसमुच्चय, एच डेस क्या होगा, एक घाततः, ये शो करना है, परतंत्र होगा। चलो इसको नोट करो। यानी आपको क्या बोला गया था, देखिए आपको बोला गया था प्यारे बच्चों, सदिशों की किसी रैखिकता परतंत्र समुच्चय का प्रत्येक अधिसमुच्चय रैखिकता परतंत्र होता है। तो ये सब थ्योरम को आप क्या करोगे, ये सब थ्योरम को आप स्टेटमेंट को याद रखोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी थ्योरम में हम आगे उपयोग करेंगे। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, आप अपने दिमाग में रखिए प्यारे बच्चों, क्या रखिए, यदि एक घातता स्वतंत्र है तो सभी के सभी अदिश जीरो होगा, और यदि एक घातता परतंत्र है तो कम से कम एक नॉट इक्वल जीरो होगा, बाकी जीरो हो सकता है, या पूरे के पूरे नॉट इक्वल जीरो होगा। स्वतंत्र और परतंत्र में यही होता है, और यही हम यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें अदिशों को ज्ञात करेंगे। अदिश यदि हमको जीरो मिल गया पूरा का फिर तो स्वतंत्र कहेंगे, ठीक है, और यदि नॉट इक्वल जीरो मिला तो परतंत्र कहेंगे। बस इतना ही काम करना है प्यारे बच्चों, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है, न्यूमेरिकल है ना, मतलब सॉल्विंग वाला क्वेश्चन है, याद रखना, सॉल्व कर सकते हैं, थ्योरम टाइप का नहीं है, ठीक। तो आज का क्लास मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। बस हम धीरे धीरे कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, और पूरा A to Z करते हुए चल रहे हैं, थ्योरम करते हुए, प्रॉपर्टी करते हुए, सब चीज़ आपको बता रहे हैं। बस हमारे साथ बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें। यदि क्लास अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए प्यारे बच्चों, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करेंगे ना, बिल्कुल करना होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो जरूर कीजिएगा, और नहीं लग रहा है तो मत कीजिएगा, ठीक। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।